तो बेटर है, हमारी कोशिश रहेगी कि वो आसानी से समझ जाएं। वेलकम इन स्टडी विद ब्रेनरी। अजय में लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन का हम लेक्चर लेंगे, जो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए, यहाँ से द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज अ ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन 75। तो आप हिंदी में सुन लीजिए, बेटर रहेगा। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, 1965 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवान न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप में जारी रहा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे आप आ जाइए। जाहिर रहा, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 ईस्वी में एम.एन. राय भारत में साम्यवाद आंदोलन के जो प्रणेता थे के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 ईस्वी में एक संवैधानिक सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, तो तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्नलिखित है और इन ऑर्डर में है। कंपनी का शासन, द कंपनी रूल 73 to 8058, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या, ये देखिए आप। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब फीचर ऑफ एक्ट देख लीजिए। फीचर ऑफ एक्ट क्या, आप डिस्प्ले आप पढ़ते जाइए, हम हिंदी में आपको लेक्चर देते जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आए। इसका फीचर क्या, फीचर देख लीजिए। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। दूसरा, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। थर्ड का क्या हो गया, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकारों को देना आवश्यक कर दिया गया। अब पिट इंडिया एक्ट क्या, पिट इंडिया एक्ट के बारे में आप देख लीजिए।
1784 का क्विट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। अधिनियम की विशेषता क्या है, फीचर ऑफ एक्ट क्या है, इसके बारे में आप देख लीजिए। इसके कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक पृथक कर दिया गया, मतलब उसको अलग अलग कर दिया गया, डिस्टिंक्स, ठीक है। इसके निदेशक मंडल को कंपनी में के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं निरीक्षण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अध्यात्म का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करना था। अभी चार्टर एक्ट को देख लीजिए। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। अधिनियम की विशेषताएं, पहला, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति में वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। थर्ड का, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार में को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब ये देखिए 1853 का चार्टर एक्ट क्या। 1853 का चार्टर एक्ट 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अब यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो अधिनियम की विशेषताएं, फीचर ऑफ द एक्ट, इसका क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है, ये देखिए आप। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसे गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रतिक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी।
सेकंड, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें कुछ निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसके स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। फोर्थ, क्या इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांत सरकारों द्वारा किया जाना था। अब देखिए द क्राउन रूल, मतलब ताज का शासन 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। फीचर ऑफ द एक्ट, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। सेकंड, इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी। एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अतः संसद के प्रति उत्तरदायी थे। फोर्थ, भारत में सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। अठारह के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसके भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम अब इसका देख लीजिए। 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल, ठीक है। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 से 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। फीचर ऑफ द एक्ट 1861, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई।
बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और विधेय आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसके लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभाग में प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग के काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। फिफ्थ का, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के ऑर्डर के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। ठीक है, इट एम्पावर्ड द वायसरायज इशूड ऑर्डिनेंस विदाउट द concurrence of the legislative council during the emergency. The life of such an ordinance was 6 months. (1892) के अधिनियम की विशेषताएं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि कुछ बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों को प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्लो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्य का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रस्ताव किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार का अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया। भारत शासन अधिनियम 1919।
20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित की कि उसका उद्देश्य भारत में कर्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। कर्मिक रूप से 1919 में भारत सरकार शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। मॉन्टेग भारत राज्य के सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अधिनियम की विशेषताएं। अधिनियम की विशेषताएं क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करें, उन्हें पृथक कर राज्यों को केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। दूसरा, इसने प्रांतीय विषय को पुनः दो भागों में विभक्त किया। हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था के द्वंद्व यूनानी शब्द डाइआर्कोस से शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि ये व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही। तीसरा, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसंसदीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारत विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। छठा, इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का उद्घाटन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किया जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट समय बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत और एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्षों बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइमन आयोग। साइमन आयोग क्या? ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों में श्वेत पत्र तैयार किए गए जिसके विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। कॉमनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड, इसके बारे में देख लीजिए।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 ईस्वी में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और एंग्लो भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलित के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड से संशोधित के लिए पुणे की अरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अधिनियम की विशेषताएं। साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट क्या है? इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्रों और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची 29 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियां का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देश रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। सेकंड, इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय सत्ता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर सत्ता तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम के राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। थर्ड का क्या होगा? इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में से द्विसंसदीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसंसदीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातीय, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकार की टीम मिल गई। 7, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 8 का इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 9वां, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बीस फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 13 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। अधिनियम की विशेषताएं क्या? फीचर ऑफ दिस एक्ट। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संपूर्ण राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन
कर दो स्वतंत्र डोमिनियों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसके नियुक्त नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। फोर्थ, इसने दोनों डोमिनियन राज्य संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को वो भी निरस्त करने का अधिकार था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों के संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबोधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना देंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल के मामले के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौते संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनको प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल क्षेत्रों की नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 के पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए इंटर्न गवर्नमेंट 1946। जो गवर्नमेंट बनी 1946 में, उसमें किन किन मेंबर का नाम था वो देखिए। पहला, जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन, हिंदी में समझिए। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम
सरदार बलदेव सिंह रक्षा, CH भाभा रक्षा, लियाकत अली खान वित्त, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु, आशिफ अली रेलवे में परिवहन, C राजगोपालचारी शिक्षा में कला, II चुंदरीगढ़ वाणिज्य, गजम्फर अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। नोट: अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य ने वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। वल्लभ भाई पटेल, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट। गृह सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे में परिवहन। RK शनमुगम सेठी वित्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, VN गडगिल कारखाने ऊर्जा। आदिवासी क्षेत्रों समझौता संबंध पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गए हैं। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि हो गया ये चीज़। यह रेफरेंस दिया हुआ इस किताब में कि ये जो डाटा लिया गया वो कहाँ कहाँ से लिया गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चैप्टर पढ़ लीजिए, दो चैप्टर करके पढ़ा देंगे सबको। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक, संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार MN राय ने रखा। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को तथा ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसने सन 1944 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होता। भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थीं। पहला, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें 296 सीटें ब्रिटिश सरकार और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य न्यायायुक्तों के प्रांत प्रत्येक में से एक से किया जाना था। हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी।
मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्माण 3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनके जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख, समान मुस्लिम और सिख को छोड़कर। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और केवल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के अधिकार किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें है। तो इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्य को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीट भर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों का ये जगह मिला। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा के कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णाचार्य सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढंग दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत में बाहर के लिए इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। थर्ड, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों के प्राप्त होंगी। और संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समझ समता,
विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता का स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्रों को सभ्य देश के न्याय विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के नियमों उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, ये देख लीजिए। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाले देशी रियासतों को प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तित किए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने की अथवा बदलने का अधिकार दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्द में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली पसंद थी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों में संबंध भारतीय संविधान सभा में अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांत औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्य के अध्याय के अंत में तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत की गई। अदर फंक्शन परफॉर्मेड। अनकार संविधान के निर्माण और आम कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा के निम्न काम भी किए गए। इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। दूसरे 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुछ 64 लाख रुपये का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतर बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 को से 1951-1952 में हुआ आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी
तथा अन्य छोटी इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्श समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र में असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई, ठीक। घोड़े छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम से के अलावा उप समिति डी का हो जाएगा लास्ट वाला। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र में उप समिति प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, छोटी कमेटी हो गई। ये माइनर कमेटी आप पढ़ेंगे इसमें हम लोग। माइनर की छोटी समिति क्या क्या हो जाएगी? वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यारक रेजिडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति बी पट्टा भीतिशरमैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी, राजध्वज संबंधित तथा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मौलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति H वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टा अभितिशरमैया, संघीय संविधान के वित्त प्रावधान संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग SK डार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन, नागरिकता तथा तदर्थ समिति H वरदाचारी, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा की सभी समितियां आगे पढ़ो। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, N गोला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, इन्होंने BL मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। TT कृष्णाचारी, इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों को शिकायतें, आलोचनाओं और सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई।
संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतरिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस बार 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 में विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडहार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव हैं, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर इस सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 में विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली पीपल्स प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषणा कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर दिया गया। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपना या लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभा को संबोधित कर रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेष अनुसूचित जनजातियों के निर्वात नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। छब्बीस नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तथा संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों को जोड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए हैं। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1945 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिएशन ऑफ प्रिवेसी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 में लागू रहा। संविधान सभा की आलोचना, आलोचकों के विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की गई। ये आधार है, क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। यह आधार है, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलील दी कि यह संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संप्रभुता का अभाव, आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। समय की बर्बादी, आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा किया। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए
प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा, उन्होंने इसे अपोहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलील देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उनकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण है। हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्कॉन्ट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इस प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। Allocation of seat in the Constituent Assembly of India. British Indian Province 292, Princely Estate Indian State 93, Chief Commission Provision total 4 389 हो गया। रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जुलाई अगस्त 1946। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, ये हो गया। कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946, हिंदू 163, मुस्लिम 80, शेड्यूल कास्ट 31, इंडियन क्रिश्चियन 6, बैकवर्ड ट्राइब 6, 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसिस 3, टोटल 296। स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एज 31 दिसंबर 1947, मद्रास 949, बॉम्बे 21, वेस्ट बंगाल 19, यूनाइटेड प्रोविंस 55, ईस्ट पंजाब 12, बिहार 36, CPN बिरार 17, आसाम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली 1, अजमेर मेरवाड़ा 1, कोर्ग 1, इंडियन स्टेट प्राइमेसी स्टेट अलवर 1, रोदरा 3, भोपाल 1, बीकानेर 1, कोच्चिन 1, ग्वालियर 4, इंदौर 1, जयपुर 3, जोधपुर 2, कोल्हापुर 1, कोटा 1, मयूरभंज 1, मैसूर 7, पटियाला 2, रीवा 2, तरवनकोट 6, उदयपुर 2, सिक्किम एंड कोच बिहार ग्रुप 1, त्रिवेंद्र। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। हो गया, आज तक इतना ही। ये रेफरेंस दिया हुआ कहाँ से लिया गया।